जी बच्चों को नमस्कार। आज हम हाई स्कूल की जो बोर्ड परीक्षा आपके नज़दीक आ रही है उसमें आपको एक टॉपिक ले रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र में मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है और उत्सर्जन तंत्र कहते कैसे हैं, उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर से कौन सा अंग उनको बाहर निकालता है। तो मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है किडनी या वृक्क कहते हैं। मनुष्य का जो एक वृक्क होता है वो 10 से 12 लाख वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना हो, जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। और मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। अब देखिए, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। तो जो पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं जिस अंग द्वारा उसको कहते हैं उत्सर्जी अंग, और सभी उत्सर्जी अंग मिलकर के बनाते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो मानव की जो वृक्क नलिका नेफ्रॉन है ये मुख्य उत्सर्जी अंग है और इसमें कैसे ब्लड क्षमता है, कैसे छनने के बाद यूरिन कैसे बाहर निकलता है, पूरी क्रिया विधि आपको अध्ययन करना है। अब देखिए, वृक्क नलिका का जो चित्र है इसमें ये हमारा होता है बोमन संपुट। ये जो होता है बोमन संपुट, ये इस तरह की संरचना है। ये संरचना इस तरह की है योगाकार की, ये संरचना इस तरह की। ये बोमन संपुट हो गया। इसमें जो ब्लड लाती है उसे होता है अभिवाही वृक्क धमनिका। जो ये ब्लड लाती है वाली, इसका व्यास ज्यादा होता है और आने के बाद यहाँ आगे बाइफरकेट हो रही है, छोटे छोटे नलियां निकलती है, इसको कहते हैं केश का गुच्छ। केस माना होता बाल, तो यहाँ बाल की तरह छोटा गुच्छा बनता है। जैसे ये नली वाले ब्लड ला रही है अभिवाही वाली, आने के बाद यहाँ पर ये छोटे छोटे उसमें बढ़ रही है। ये कहते, इसका नाम है केश का गुच्छ, कहते हैं ग्लोमेरुलस। और बढ़ने के बाद ये पुनः इकट्ठा हो जाती है। ऐसे इकट्ठा होने के बाद फिर ये निकलती है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभिवाही वृक्क धमनिका है ब्लड लाती है, लाने के बाद यहाँ बाइफरकेट होकर केश का गुच्छ बनाती है। जो अपवाही वाली है इसका व्यास कम होता है। इसका व्यास कम होने के कारण जितना ब्लड यहाँ से आता है उतना ब्लड यहाँ से निकल नहीं पाता। क्यों? जैसे में एक पाइप ले, मोटा पाइप मान ले, पानी का पाइप है, मोटा है और यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है। इसके बाद कोई पतला पाइप हम लगा रहे हैं, तो पतला पाइप जब पानी इसमें जाएगा तो इस जगह एक दाग बन जाएगा। तो यहाँ जो केश का गुच्छ लगा हुआ है, ये केश का गुच्छ में दाब बढ़ जाता है, जिससे ब्लड यहाँ जितना आ रहा था अभिवाही से उतना अपवाही से निकल नहीं पाता। तो यहाँ एक दाबपन हो जाने से कुछ उपयोगी पदार्थ, कुछ हानिकारक पदार्थ दोनों यहाँ छनकाए जाते हैं बोमन संपुट में, और छनने के बाद ये आगे बढ़ते रहते हैं। अब जो उपयोगी पदार्थ थे वो उपयोगी पदार्थ पुनः ब्लड में आने चाहिए, जो कहते हैं री अल्ट्राफिल्ट्रेशन, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। जो उपयोगी पदार्थ चले गए थे यहाँ छन करके, तो इसमें जो रुधिर है हमारा, इसका सांद्रण ज्यादा होता है, तो इसमें जो उपयोगी शर्कराएं हैं वो पुनः ब्लड में आ जाती है। तो ये इसीलिए पूरी में ये लिपटी जब केश का जाल बनता है, तो जाल पूरी इस नलिका में लिपटा हुआ है कि जो उपयोगी पदार्थ थे वो पुनः ब्लड में आ जाए, और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो यहाँ से होते हुए दूरस्थ कुंडलित नलिका से, है ना, और यहाँ जो पहुंच जाते हैं कहाँ पर, मूत्राशय में। और मूत्राशय से समय समय पर यूरिन बाहर निकलता रहता है। तो इस तरह उत्सर्जन की क्रिया विधि है। अब इसमें जो हमारा वृक्क होता है, वृक्क के ऊपर एक अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। वृक्क जैसे तुम्हारा वृक्क है, ये वृक्क इस तरह होता है, शेर की आकृति का वृक्क होता है इस तरह, है ना। तो यहाँ पर एक टोपी तरह संरचना होती है जिसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ये अपलहोत्री प्रश्न पूछाता है, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। ये वृक्क के ऊपर ग्रंथि, इसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। ये इसका भी कार्य अलग से हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं। तो ये आपकी वृक्क नलिका की पूरी क्रिया विधि है। अब इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाए
पूछा है केस का गुच्छ कहाँ पाया जाता है। प्रश्न तो अगला होती प्रश्न पूछा जाए केसिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है, क्या बताएंगे आप? बोमिन संपुट में। कहाँ पाया जाता है? बोमिन संपुट में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाए उत्सर्जन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा उत्तर, हो गया वृक्क नलिका। वृक्क नलिका, इसे कहेंगे नेफ्रॉन। उत्सर्जन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क नलिका। मनुष्य का एक वृक्क है 10 से 12 लाख वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, दीवार की इकाई क्या है? ईंट है। इसी तरह से जो वृक्क है वो वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए वृक्क नलिका या नेफ्रॉन को उत्सर्जन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और प्रश्न पूछा जाए कि अमोनिया का सूत्र क्या होगा? NH3। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? यूरिया में कौन बदलता है? आप क्या बताएंगे? यकृत, लीवर। ये विकल्प के प्रश्न हो सकते हैं। अगर आपको पूरा अच्छी तरह उत्तर पता है तो विकल्प आपका अपने आप सही हो जाता है। अगर दीर्घ प्रश्न में तैयार किया है तो अमोनिया को यूरिया में कौन से बदलता है? यकृत बदलता है। अमोनिया ऐसी गैस है, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो अमोनिया बनती है। अमोनिया बहुत जल में घुलनशील गैस है। ये अपने से 1300 गुना, एक बूंद अगर पानी तो उसे कई गुना अमोनिया घुल जाती है बूंद पानी में। तो अगर हमारा लीवर डैमेज है, कोई बात ऐसी चीज़ है, तो हमारे अंदर का वातावरण विषाक्त हो जाएगा। क्यों? अंगों हमारे अमोनिया घुल जाएगी। तो यकृत क्या करता है? अमोनिया को तुरंत यूरिया बदल देता है और यूरिया यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलती रहती है। इस तरह ये वृक्क नलिका का नामांकित चित्र है। चित्र बनाना, नामांकन करना, रंगीन चित्र बनाने का अभ्यास करना चाहिए और बार बार चित्र बनाने के बाद उसके एक आध बार जब क्रियाविधि देखते हैं, पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, तो कुछ क्रियाविधि आपको दिमाग में अपने आप चढ़ जाती है, तो प्रश्न अपने आप कर ले जाते हैं। इस तरह ये उत्सर्जन तंत्र का चित्र है और इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट भी है बोर्ड के लिए। तो इसको चित्र बना करके अभ्यास करिए और आगे हम और वीडियो डालेंगे तो आप देखिए और अभ्यास करिए।